हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा और इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए केमिस्ट्री का। क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग यदि ध्यान से समझते हैं तो बिल्कुल आपको भी आसान लगेगा केमिस्ट्री भी। तो ध्यान से देखिएगा, आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो इसमें छोटा सा एक ठो बेसिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें देखिए, चैप्टर का नाम तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको भी लाएंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा दो कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, रासायनिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक क्या होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। क्या भौतिक परिवर्तन और एक तो रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों को ध्यान से समझिए। पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ले लिए और उस पदार्थ से कुछ एक अलग चीज बना दिए, उसका रूप अलग कर दिए, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। एग्जाम्पल भी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। वैसा परिवर्तन हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, या तो वो तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो और जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए लोहा है, लोहा से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहा से हम लोग क्या खिड़की बना सकते हैं, लोहा से बहुत चीज बना सकते हैं, बहुत हथौड़ी, बहुत सारा औजार बना सकते हैं। लेकिन औजार भले बन गया, लेकिन वो लोहा ही रहा, वो कोई अलग पदार्थ नहीं बना है। और लोहा से फिर से वो अगर जिस तरह था उस तरह हम बना सकते हैं। जिससे में प्लास्टिक देखेंगे, प्लास्टिक से क्या किया जाता है, बहुत सारा बोतल या तो डिब्बा उब्बा बहुत चीज बनाया जाता है, लेकिन प्लास्टिक ही रहता है, उससे एक नया पदार्थ नहीं बनता है, बन जाता है, भले उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है। तो वो सब भौतिक परिवर्तन के अंदर आएगा। जैसे में एक ठो एग्जाम्पल समझिए, यदि मोमबत्ती है, मान लीजिए क्या है मोमबत्ती, एक ठो मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती जल रहा हो, तो ये पिघलता है, पिघल के इस तरह से गिरता है। तो ये मोमबत्ती का पिघलना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि जो पिघल गया उससे फिर से मोमबत्ती हम बना सकते हैं, इसीलिए मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन समझिए, फिर दोनों में अंतर बताएंगे और दोनों का एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो वैसा परिवर्तन जिसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है, मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है क्या, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पदार्थ है, परिवर्तन करके एक अलग नए पदार्थ बना दिए, तो वो एक अलग पदार्थ बन जाएगा, ये एक अलग पदार्थ था, दोनों एक दूसरे के गुण अलग हो जाएगा, दोनों का गुण सेम नहीं रहेगा और एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों में अंतर एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछेगा। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में अंतर और एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। सबसे पहले इधर देखिए, इधर भौतिक परिवर्तन लिखा हुआ है, ये साइड रासायनिक परिवर्तन लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के सम पे समझिए, मोम का पिघलना या तो गलना। मोम का मतलब होता है मोमबत्ती इस टाइप का होता है जो पिघलता है ना, इस टाइप से। तो मोम का पिघलना वो भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो जो मोम होता है उससे फिर हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो मोम का पिघलना हो गया भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि यदि मोमबत्ती जो जल गया वो वापस नहीं आ सकता है, फिर से वो वापस नहीं आ सकता है दोबारा, इसीलिए मोमबत्ती का जलना हो गया रासायनिक परिवर्तन और मोमबत्ती का पिघलना हो गया भौतिक परिवर्तन। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए, पानी से बर्फ बनना, पानी था, देखिए यहाँ पे क्या था, पानी था, ध्यान से देखिए, पानी था, लेकिन इसको क्या बना दिया, बर्फ मतलब जम गया। भले इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, नया पदार्थ में बने बन गया, लेकिन फिर बर्फ से हम क्या कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं। इसको गर्म करके, इसको गर्म करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये पानी बन जाएगा। यदि पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ कि इसमें नया पदार्थ नहीं बना, एक ही है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, बर्फ से पानी। इसीलिए तो पानी से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना और मोम का जलना, मोमबत्ती का मतलब मोमबत्ती तो देखते ही होंगे, और अगरबत्ती जो घर में जलाते हैं, अगरबत्ती का जलना है तो वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो जल गया तो फिर से अगरबत्ती नहीं बना सकते हैं। फिर देखिए अगला, देखिए फिर पानी का बर्फ बनना, पानी का वाष्प बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन होता है।
अगर पानी का वाष्प बना दीजिए, मान लीजिए इस टंकर में क्या था, पानी, इस टंकर में बहुत सारा पानी है, ये पानी मान लीजिए यहाँ पे एक पाइप लगा दीजिए, पाइप लगा के इस भाप को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, वाष्प, इससे पानी से गर्म करने के बाद ये वाष्प जा रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, अब इसको ठंडा कीजिएगा, फिर से ये पानी बन जाएगा। मतलब पानी का यानी जल का वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना क्या है, अगरबत्ती या तो मोमबत्ती या तो मोम, ये सबका जलना है रासायनिक परिवर्तन। अब ध्यान से देखिए अगला, चीनी या तो नमक का पानी में घुलना, चीनी को घोलिए या तो नमक को घोलिए, पानी में यदि घुल रहा है तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मान लीजिए इस टंकर में हम क्या, पानी है और इसमें क्या है, नमक है, इसको घोल लिए, फिर अगर उन दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो जब इसको गर्म कीजिएगा ना, जब इसको गर्म कीजिएगा तो पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, और उसमें जो बच जाएगा वो बचेगा नमक, इसमें क्या बचेगा, नमक। तो नमक या तो चीनी का घोल जो होता है विलयन, वो होता है एक भौतिक परिवर्तन, जबकि खाना का पचना जो हम लोग खाना खाते हैं वो पूर्ण रूप से पच जाता है और अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है। फिर अवशिष्ट पदार्थ से बोलिएगा भोजन तो नहीं बनेगा, तो क्या होता है, पूर्ण रूप से पच जाता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। और आगे देखिए, कपूर का जलना, कपूर आप लोग देखेंगे उजला टाइप का रहता है, इस टाइप का कपूर यदि जल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। वो क्या होता है, कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन, और लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कपूर को जब जलता है ना तो उससे फिर यदि उसका जो यदि वाष्प रखे, उसका सुगंध रखे, उससे फिर कपूर बनाया जा सकता है। इसलिए कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन हो गया। और लकड़ी का जलना, अगर मान लीजिए आप जलावन जलाते, ईंधन के रूप में कोई लकड़ी हो, उसको यदि जला देते हैं तो पूर्णतः वो जल के वो राख बन जाता है, वो फिर से वो लकड़ी में नहीं आ सकता है, इसीलिए वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और ध्यान से देखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए, रेत का पानी में घुलना, रेत का मतलब होता है बालू, पानी का मतलब हो गया जल। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या पानी है, इस टंकर में यहाँ पे क्या पानी था, इसमें मिला दीजिए बालू, अगर ये दोनों घुल गया तो दोनों को आराम से अलग कर सकते हैं। इसको गर्म कर लीजिए, पानी उड़ जाएगा, अब बालू इसी में रह जाएगा। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला दूध से दही बनना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आप दूध से यदि दही बना लेते हैं तो दही से फिर दूध नहीं बना पाइएगा, इसीलिए दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और देखिए, और ये दोनों एग्जाम में पूछा जाएगा, लोहा पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि लोहा में जंग लग गया है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो घटता जाएगा, उसका धीरे धीरे वो क्या घटता जाएगा, और उसका जो होगा उपयोगिता वो खत्म होते जाता है, नष्ट होते जाता है। इससे 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि अभी बताएंगे। देखिएगा लोहा से जंग लगना, और देखिए लोहा का चुंबकीकरण होना, लोहा का चुंबकीकरण होना भौतिक परिवर्तन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। लोहा का चुंबकीकरण होना मतलब लोहा में चुंबकीय गुण आना, लोहा में चुंबकीय गुण आना एक भौतिक परिवर्तन है। जब आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जब नरम लोहा को इस तरह से रख के उसमें विद्युत परिनालिका में रख के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। लेकिन जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहिका बंद कर देते हैं तो इसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबकीय गुण दिखाएगा, और इसमें धारा प्रवाहित बंद कर देंगे तो ये चुंबकीय गुण नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि लोहा में जंग लगना, लोहा में यदि जंग लग गया है तो वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर आता है। तो ध्यान से देखिए, लोहा में जंग लगना से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। लोहा में जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। सबसे पहले तो ये पूछेगा ये कैसा परिवर्तन है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान से देखिएगा ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, या एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा में जंग लगने से इसका भार घटता है कि बढ़ता है, तो लोहा में जंग लगने से इसका भार क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। इसमें यदि अगर जंग लग गया तो उसका भार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यदि लोहा में जंग लग गया, अगर मान लीजिए लोहा है, इसमें क्या हुआ, जंग लग गया, इस तरह से जंग लग जाएगा, तो जंग लगेगा, तो जंग लगने के लिए क्या उपस्थिति होता है तो वो भी पूछेगा। तो जल और मतलब नमी और वाष्प का होना बहुत जरूरी है। नमी मतलब पानी की मात्रा और हवा, ये दोनों का मात्रा होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन और पानी ये दोनों की मात्रा रहेगा तभी इसमें जंग लग सकता है। तो क्या चाहिए इसके लिए, जंग लगने के लिए H2O और हवा,
दोनों, ये दोनों रहेगा तो भी इसमें जंक लगेगा। पूछेगा जंक लगने के क्या उपस्थिति है, तो जल और हवा, और जैसी जल हवा जाएगा तो कुछ ना कुछ भारी ही होगा, तो इसीलिए जंक लगने से, लोहा में जंक लगने से इसका भार बढ़ जाता है। लेकिन यदि इस जंग को हम छोड़ा देते हैं, इस जंग को क्या कर देते हैं, छोड़ा देते हैं, जंग को छोड़ाने के बाद, लोहा में जंग को छोड़ाने के बाद क्या होगा, छोड़ाने के बाद अगर जंग को छोड़ा देते हैं तब इसका भार क्या होता है, घटता है। तो क्या होगा, घटता है। लेकिन यदि लोहा में जंग लग गया तो इसका भार बढ़ेगा, लेकिन यदि जंग को हम छोड़ा देते हैं तब उसका भार घट जाता है। तो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी तरह से पूछा जाएगा। उपस्थिति क्या रहना चाहिए, हवा और जल की मात्रा रहना चाहिए। आप इससे आगे देखिए क्या कहता है। चैप्टर का नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले आप लोगों को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझा दी है। सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया किसे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया तब होगा जब कोई पदार्थ अकेले अपने आप में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना दे, या तो कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना दे, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देखिएगा चित्र में, मान लीजिए कोई इतना बड़ा क्या था, पदार्थ था। देखिए इतना बड़ा कोई पदार्थ है, या अकेले में अपने से क्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिए, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। नहीं तो अगर मान लीजिए 2 अलग अलग पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ, ये दोनों पदार्थ जब अभिक्रिया किया आपस में तो एक नया पदार्थ बना दिया। क्या बना दिया, नया पदार्थ। एक नया पदार्थ बनना चाहिए, बस ये देखिए नया पदार्थ बन गया, ये आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया, तो इसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा देख लीजिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब जैसा गुण इसका था उससे अलग होना चाहिए, इसका निर्माण करता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो इसका गुण जिस टाइप का था, इसका गुण और इसका गुण दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, इसका गुण बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसका गुण बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, ये पदार्थ देखिए क्या आपस में अकेला ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करके क्या किया है, टूट गया है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपस में क्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का और चूना पत्थर का गुण दोनों का अलग अलग होगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों का आपस में गुण अलग अलग होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 पदार्थ है, देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl तो बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन का गुण बिल्कुल आपस में अलग अलग होता है, क्लोरीन का गुण और इससे गुण बिल्कुल भिन्न होता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखिए, ये 2 से 3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब क्या बना लेता है, जल, जो हम लोग पीते हैं। लेकिन बताइए हाइड्रोजन और जल के गुण कभी मिलेगा, नहीं मिलता है। ऑक्सीजन और जल का भी गुण कभी नहीं मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया यही है कि जब कोई पदार्थ बनाता है तो उसका गुण नहीं मिलना चाहिए, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, अब इससे आगे क्वेश्चन में ये आएगा। अब आता है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था तो कोई नया पदार्थ बन रहा था। मान लीजिए इधर से भाग लिया था तो ये भाग लेके इधर नया पदार्थ बन रहा था, 2 को बन रहा था। नहीं तो मान लीजिए इधर से 2 को भाग लिया तो इधर भी कोई पदार्थ बन रहा था, तो ये वो भाग ले रहा था, एक नया पदार्थ बन रहा था। तो उसको क्या कहते हैं, जो भाग लेता हो उसका नाम क्या है, और जो नया पदार्थ बनता है उसका नाम क्या है। अब उसको समझिए ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया में 2 भाग होते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे हो रहा है उसमें हमेशा 2 भाग होता है। पहला भाग को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए। पहला भाग का नाम होता है अभिकारक या तो अभिकर्मक। पहला भाग को बोला जाता है अभिकारक या तो अभिकर्मक। फिर दूसरा भाग को बोला जाता है प्रतिफल या तो उत्पाद। तो सबसे पहले समझिए अभिकारक क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अभिकारक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उसे अभिकारक या तो अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा,
ये रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या ले रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग, और ये क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में जब ये दोनों भाग लिया तो एक नया पदार्थ बन गया। तो ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या होगा, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया का अभिकारक होगा या तो अभिकर्मक होगा। लेकिन उत्पाद किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या तो उत्पाद ही कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद, या तो इसी का दूसरा नाम है प्रतिफल। इसका नाम क्या होगा, प्रतिफल। प्रतिफल, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिफल। इसका अभिकारक या तो अभिकर्मक, इसका होता है उत्पाद या तो प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद या तो प्रतिफल कहेंगे। कभी कभी उत्पाद की जगह पे प्रतिफल भी मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बताइए, ये दोनों जब भाग लेके एक नया पदार्थ बना लिया तो ये क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या हो जाएगा, उत्पाद या तो प्रतिफल, ये हो जाएगा अभिकारक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग तो यही ले रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा अभिकारक या तो अभिकर्मक, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा प्रतिफल या तो उत्पादक। यहाँ पे देखिए इसमें लिख भी दिए हैं, तो आप ध्यान से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वरना इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। हर स्टूडेंट को पता होगा कि टेलीग्राम मेरा एक चैनल है, टीम एसके सर, सर्च कीजिएगा, वहां पे आप लोगों को इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। अंत में भी बता देंगे और आप लोगों को नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे। ये दोनों, ये साइड वाला क्या होगा, अभिकर्मक, ये क्या होगा, उत्पाद। ये क्या होगा, उत्पाद। ये साइड वाला जो देख रहे हैं वो क्या होगा, उत्पाद, ये होगा अभिकर्मक। अभिकर्मक होगा, अभिकर्मक होगा या तो क्या होगा, अभिकर्मक या तो बोलिए अभिकारक। अब इससे आगे देखिए, अब इतना समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कोई यदि तत्व या तो कोई पदार्थ यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसका नाम ना लिख के यदि उसका अनुसूत्र और संकेत लिख देते हैं तो उस अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आगे आप लोग जो देख रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख सकते थे, हिंदी में लिखेंगे हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इस तरह से लिखना होता था इस अभिक्रिया को, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के माध्यम से इस अभिक्रिया को बहुत छोटा में लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और क्लोरीन C2 का मतलब हो गया क्लोरीन। जब भाग लिए तो बन गया H2HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या किए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखे, अगर हिंदी में लिखते हैं कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। इस तरह से लिखना नहीं है, बस हाइड्रोजन का अनुसूत्र और संकेत लिखिए और क्लोरीन का लिखिए और जो बना है उसका भी सूत्र लिख दीजिए। तो इस अभिक्रिया का एक संक्षिप्त निरूपण हो गया, मतलब छोटा सा रूप लिख दिए। तो हिंदी में बहुत बड़ा लिखना पड़ता है, तो ही बोला जाता है रासायनिक समीकरण। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं, इस तरह से ध्यान से समझिए और सदा के लिए याद कर लीजिए इसको। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखना पड़ता कि कैल्शियम कार्बोनेट जब आपस में विक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका अनुसूत्र लिख दिए, तो इस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण हो गया, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के, दो प्रकार के। ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के। तो सबसे पहले क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित होता है एक ठो, असंतुलित। संतुलित हो सकता है या तो असंतुलित होगा। अब संतुलित और असंतुलित क्या है, अब आगे देखिए। अब देखिए, सबसे पहले आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसमें होता क्या है, जो पदार्थ भाग लेगा और भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, इनमें दोनों में क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए, तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ध्यान से देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन यानी H2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्लोरीन यानी Cl2। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया
तो क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गया उत्पाद यानी प्रतिफल, ये हो गया अभिकारक। तो दोनों तरफ दोनों का परमाणु हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितना परमाणु भाग ले रहा है, तो 2 परमाणु, क्योंकि H2 लिखा हुआ है तो 2 परमाणु। यहाँ पे भी क्लोरीन का 2 परमाणु भाग ले रहा है। अब बना भी है कितना, देखिए 2 लिखा हुआ है। ये 2 क्या लिखा हुआ है, ये 2 का मतलब हुआ H भी 2 गो है और क्लोरीन भी 2 गो है। ये 2 लिखा हुआ तो ये दोनों से गुना होगा, तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 गो है और क्लोरीन भी 2 गो है। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया जो लिखा हुआ संतुलित है। ये अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या समान है, ये अभिक्रिया संतुलित कहलाएगा। इसी तरह से आप लोग एग्जाम में देखिएगा कि इस तरह से अगर लिखा हो, जो भाग इधर लिया हो और एक तो इधर जो नया पदार्थ बना हो, यदि दोनों में परमाणु की संख्या यदि समान है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यदि समान नहीं रहेगा तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे कहेंगे, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो या तो समान नहीं हो। यदि नहीं रहेगा तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, और यही एग्जाम में पूछेगा, यही आगे सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जब अभिक्रिया किया ऑक्सीजन से क्या बना लिया, H2O यानी जल बना लिया। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन क्या है 2 गो और ऑक्सीजन कितना है 1 परमाणु, तो बन गया क्या H2O। तो ये तो हो गया संतुलित, ये क्या हो गया संतुलित। लेकिन आप लोग देखिएगा ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो O2 के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए O2, जब यहाँ पे क्या रहना चाहिए O2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या रहता है अपने जोड़ा फॉर्म में रहता है। तो हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा जल। जल का फार्मूला कितना होता है H2O। तो अब बताइए हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिया भाग और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 परमाणु बना है लेकिन ऑक्सीजन का 2 परमाणु नहीं बना है। ध्यान से देखिएगा, इसको 2 को करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितना हो गया 4 गो और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 गो। ऑक्सीजन हो गया 2 गो लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4 गो। हाइड्रोजन को 2 गो और बढ़ा दीजिए अपने मन से, तो ये हो गया रासायनिक ये अभिक्रिया हो गया संतुलित। ये अभिक्रिया क्या हो गया संतुलित। संतुलित करने के लिए आगे सिखाएंगे, ये तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो आप लोग इसको असंतुलित ही रहने दीजिएगा। क्या रहने दीजिएगा, असंतुलित रहने दीजिएगा। यहाँ पे O2 कर दीजिए तो ये असंतुलित रहेगा। आप देखिए 2Mg क्या लिखा हुआ है, 2Mg प्लस O2 मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाएं तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए M मतलब मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 परमाणु है। यहाँ पे मैग्नीशियम का 2 परमाणु भाग लिया था और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु। यहाँ पे जो बना है मैग्नीशियम का भी 1 ही परमाणु है और ऑक्सीजन का भी 1 ही परमाणु है। ये अभिक्रिया क्या है, असंतुलित। ये दोनों अभिक्रिया अभी असंतुलित है, इसको संतुलित करने के लिए आगे सीखेंगे। तो आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ये परिभाषा तो आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तब उसको कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, तो कई विधि द्वारा कर सकते हैं। विधि का नाम बहुत 1 से 2 होता है, लेकिन आप लोग एक ही याद रखिए कि रासायनिक समीकरण का संतुलन अनुमान विधि द्वारा किया जाता है। इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने मन से अनुमान लगाइए कि कितना परमाणु भाग लिया और कितना परमाणु बना। अगर ज्यादा भाग लिया है, इसमें कम बना है, तो इधर भी उतना है, अपना मन से कर दीजिए तो हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। तब देखिए इसको संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए पहले ये बताइए कि संतुलित है कि नहीं। हम आप लोगों को ये नहीं बता रहे हैं संतुलित, पहले ये बताइए ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या तो नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का 1 परमाणु भाग लिया है, यहाँ पे कार्बन का भी 1 है और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। तो यहाँ पे गनिए कैल्शियम का 1 परमाणु, यहाँ पे भी कैल्शियम का 1 परमाणु, इसका मतलब बात तो बन रहा है इसका। और कार्बन का 1 परमाणु, तो यहाँ भी कार्बन का 1 परमाणु, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए 3 परमाणु है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। देखिए 2 गो यहाँ पे है और 1 गो यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन भी हो गया 3 गो और कैल्शियम हो गया दोनों तरफ 1 गो, और बताइए कार्बन भी दोनों तरफ हो गया 1 गो। इसका मतलब ये अभिक्रिया तो क्या है, संतुलित है। पहला जो है वो संतुलित ऑलरेडी है, इसको संतुलित करने का जरूरत नहीं है। जान के लाएं ताकि आप लोग समझ पाए कि संतुलित अभिक्रिया कैसा दिखता है। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित कौन सा अभिक्रिया संतुलित है, तो देख के बताइएगा। तो ये अभिक्रिया क्या था, संतुलित। बहुत सारा ऑप्शन रहेगा जिसमें 3 गो रहेगा असंतुलित और 1 गो रहेगा संतुलित। तो इसमें तो ये बता लिए कि ये संतुलित है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए संतुलित है कि नहीं।
देखिए इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु भाग लिया, ऑक्सीजन का 2 परमाणु भाग लिया, अब बना क्या है जल। तो ये बताइए संतुलित है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। बात तो हाइड्रोजन का तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 ही परमाणु है, तब ये संतुलित नहीं है, तब इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए करना क्या पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो इधर भी हमको ऑक्सीजन का 2 परमाणु करना ही पड़ेगा, लेकिन आप चाहेंगे कि यहाँ पे कर देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये साइड कभी नहीं होगा संतुलित करने के लिए। जब भी संतुलित में गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे, जो घटा हुआ रहेगा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। इसके नीचे में कभी कुछ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे में कभी कुछ नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो था, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो उसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 गुना किए तो ऑक्सीजन तो हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना कितना हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 4। जैसे इसको 2 गो किए तो हाइड्रोजन हो गया 4। तब क्या कीजिए, इधर वाला हाइड्रोजन को भी 4 बना दीजिए। तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ से मिटा के यहाँ पे 4 नहीं लिखिएगा, इस तरह से ये हो जाएगा गलत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये गलत। तो 2 था तो 2 रहने दीजिए, जिस तरह है उसी तरह। अब यहाँ पे लिख दीजिए फिर से 2, यहाँ पे 100 फिर से 2 लिख दीजिए। अब क्या हो गया, ये अभिक्रिया देखिए संतुलित। यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये अभिक्रिया हो गया क्या, संतुलित। अब इससे अगला क्वेश्चन आप खुद संतुलित कीजिए। सबसे पहले तो देखिए संतुलित है कि नहीं, सबसे पहले देखिए संतुलित है, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। पहले देखिए संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो हमको सबसे पहले इधर वाला नाइट्रोजन को 2 करना है, और 2 करने के लिए हमको यहाँ ही गुना करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन तो हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 गो पहले था, जब 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, हाइड्रोजन हो गया 6। इधर हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, तो इधर कितना की कमी है, 4 गो की कमी है। तो यहाँ से 3 से जब गुना कीजिएगा, 3 से गुना किए तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 6 और इधर भी हाइड्रोजन हो गया 6। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित। तो इसी तरह से आप लोगों को संतुलित करना है, अनुमान लगाना है कि कहाँ क्या घटा है, उसको अपने मन से कर देना है। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 1-1 2 क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव में तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है। आप इसको संतुलित कीजिए और बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कैसे इसको संतुलित करें। पहले तो ये बताइए संतुलित है कि नहीं, बताइए देख के। यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीशियम जब विक्रिया किया डबल ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन यानी O2 से, तो क्या बना लिया MgO बनाया। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु और मैग्नीशियम का भी 1 ही परमाणु है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ पे क्या 1 परमाणु। तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पे 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 बनाना पड़ेगा, और 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से गुना किए तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी हो गया 2 गो, लेकिन इधर तो मैग्नीशियम 1 ही गो है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, नीचे में कभी नहीं करेंगे। तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2, इधर भी दोनों 2-2 हो गया। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब अगला देखिए, अब अगला आप लोग संतुलित करके बताइएगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 को संतुलित कीजिए फटाफट से और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन साइड किसके साथ हम गुना करें या तो किसके साथ गुना नहीं करें, बताइए। तो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, H2 और O2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जल। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 2 से गुना कीजिए, ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2, सो ये तो ऑक्सीजन तो 2 सॉरी है ही, ऑक्सीजन तो 2 ही है ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन 2 था तो इधर 1 था, तो 2 से 2 गुना किए तो ये ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन हो गया 4 गो, तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन भी हो जाएगा 4 गो और ये साइड भी 4 गो। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है MgCl2, MgCl2। अब ध्यान से देखिए, और क्या बना प्लस में H2 बना। यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 परमाणु और क्लोरीन का भी 1 परमाणु, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का 2 परमाणु हो गया और हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु हो गया। यहाँ पे किसकी चीज की कमी है, इधर वाला कमी है। तो यहाँ पे क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए, यहाँ पे जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हाइड्रोजन भी 2 गो, क्लोरीन भी 2 गो, और इधर भी हो गया क्लोरीन 2 गो और हाइड्रोजन भी 2 गो। तो ये भी अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया संतुलित। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, अब इसको संतुलित आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, जब लोहा को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो Fe3
और O4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, छूटता है यानी ऊपर निकलता है। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन को तो बाहर कर दिया, तो ये तो अभिक्रिया को आप लोगों को नहीं देखना है। सबसे पहले ये बताइए संतुलित है कि नहीं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे लोहा तो एक ही परमाणु है, लेकिन यहाँ पे लोहा का 3 परमाणु आ गया है, और ऑक्सीजन कितना गया, 4 परमाणु। यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है, एक ही वो है। तो सबसे पहले यहाँ पे लोहा 3 गो है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, से गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से 3 से गुना करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना किए तो लोहा हो गया 3 गो, ऊपर में रहने दीजिए, लोहा हो गया कितना, 3 गो। यहाँ भी लोहा हो गया 3 गो, यहाँ पे भी लोहा 3 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 करना पड़ेगा, तो यहीं पे गुना करना पड़ेगा। तो जहाँ पे जैसे 4 से गुना किए पे ऑक्सीजन हो गया 4 गो, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना 8 गो। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 गो है, बताइए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 गो है। तो उसको 8 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुना कर दीजिए 4 से, यहाँ जैसे गुना करेंगे 4 से। अब देखिए इस अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित। अब देखिए ध्यान से, संतुलित हुआ कि नहीं। यहाँ पे लोहा हो गया 3 गो, यहाँ भी लोहा 3 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 गो है। अब बताइए ऑक्सीजन 4 गो है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 गो। इसका मतलब ये हो गया संतुलित। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग HW में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग फटाफट से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो संतुलित कैसे करना है, किसके साथ गुना करना है, संतुलित करके डायरेक्ट इसका आंसर ही दे दीजिएगा। संतुलित कीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों को पूरा एग्जाम तक इसी तरह से तैयारी करवाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।